तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट। 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 ठीक है। हमारे आज का जो न्यू टॉपिक है, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है। अगर हम बात करें रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में, तो आप जानते हो कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। केमिकल रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। लेकिन अगर आप केमिकल काइनेटिक्स को ध्यान में रखोगे तो केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने के लिए दो थियरी बहुत पॉपुलर थे। पहला जो हमारा थियरी था वो था कोलिजन थियरी। तो कोलिजन थियरी के हिसाब से कोलिजन थियरी कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन बिना रिएक्टेंट के आपस में कोलिजन के बगैर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए सबसे प्राइमरी जो कंडीशन होता है वह होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराए। ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जरूरी है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराएं। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि ठीक है, कोलाइड करना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जरूरी है अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है तो। ठीक है। लेकिन उनका टकराना इतना एनर्जेटिकली सफिशियंट हो ताकि कोलिजन के दौरान जो रिएक्टेंट के पास एनर्जी आए, वह एनर्जी इतना सफिशियंट हो कि वह एक डिफरेंट एनर्जी लेवल को, जिसे आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हो, उसको क्रॉस कर पाए। ठीक है। और जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं तो उनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। ठीक है। जो दूसरी थ्योरी आई थी, वह दूसरी थ्योरी था आपका एक्टिवेशन। दूसरी जो थ्योरी था वो आपका कौन सा थ्योरी था? एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में क्या बता रहा था? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी बता रहा था कि जब रिएक्टेंट जो होते हैं वह आपस में कोलाइड करके एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, और वह ट्रांजिशन स्टेट फिर वापस से आ, जब उसे सुटेबल कंडीशन मिलता है तो वह प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो दो थियरी ये थे, आपका कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है। तो कोई भी रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में रिएक्टेंट कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्ट नहीं चेंज होता है। रिएक्टेंट पहले या तो ट्रांजिशन स्टेट में चेंज होगा, रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके एक दूसरे से लूजली एसोसिएटेड होंगे, और वहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक ऐसा स्पीसीज बनेगा जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। और जो बहुत ही कम समय के लिए, लगभग 10⁻⁵ के लिए एग्जिस्ट करता है। और इस एक जो मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, वह ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? एनर्जेटिकली हाई होता है। और एनर्जेटिकली हाई होने की वजह से क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। जब अनस्टेबल होता है, जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये किसमें चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होता है। कोई भी रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं चेंज होता है। रिएक्टेंट पहले आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, और संपर्क में आने पे, कांटेक्ट में आने पर उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वह क्या होता है? चेंज होता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड लेंथ होता है वह चेंज होता है। उनके बीच में एनर्जी का आदान प्रदान होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं? लूजली एक दूसरे से क्या होते हैं? बाउंडेड हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं एक दूसरे से लूजली। और वहां पे एनर्जी के ट्रांसफर द्वारा, बॉन्ड लेंथ के चेंज द्वारा, वो एक ऐसा स्टेट बनाते हैं जो कि क्या होता है? बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली हाई होता है। जिसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, जो कि एनर्जेटिकली हाई होने की वजह से ये जो स्टेट होता है
यह बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है, 10⁻⁵ सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करता है। और लगभग इतने सेकेंड के लिए ये जो आपका बीच में बना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो स्पीसीज बना है, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली हाई है, एनर्जेटिकली हाई होने की वजह से अनस्टेबल है, जो कि 10⁻⁵ सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करता है अबाउट। और यही ट्रांजिशन स्टेट आगे चल के प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, या तो पहला कंडीशन ऐसा है कि रिएक्टेंट आपका ट्रांजिशन स्टेट में एग्जिस्ट करे, ट्रांजिशन स्टेट बनाए, और ट्रांजिशन स्टेट सुटेबल कंडीशन मिलने पर यह प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। या दूसरा कंडीशन ये है कि रिएक्टेंट पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाए और फिर ये ट्रांजिशन स्टेट किस में चेंज हो जाए, इंटरमीडिएट में चेंज हो जाए। किस में चेंज हो जाए, इंटरमीडिएट में चेंज हो जाए, इंटरमीडिएट में चेंज हो जाए। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट वापिस से फिर से ट्रांजिशन स्टेट बनाए, ट्रांजिशन स्टेट फिर से बनाए, और फिर एक ट्रांजिशन स्टेट फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि रिएक्टेंट आपका पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाए, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। ये ट्रांजिशन स्टेट आपका जो बना है, यह ट्रांजिशन स्टेट क्या है होता है, तो ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक ऐसा स्पीसीज होता है जो कि नेट रिएक्शन में तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन यह बहुत रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है। और काफी ज्यादा इसकी जो एनर्जी होती है वह काफी ज्यादा हाई होती है, अनस्टेबल होती है। यह बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है, और इसे आप रिएक्शन के दौरान आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। रिएक्शन के दौरान इसे आप आइसोलेट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट का मतलब ये हुआ कि इसे आप, इसे रिएक्शन हो रहा है, अब ये रिएक्टेंट धीरे धीरे ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हो रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट फिर चूंकि बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करता है, लगभग 10⁻⁵ सेकेंड के लिए एग्जिस्ट करता है, तो इतने कम समय में आप इसको, इस ट्रांजिशन स्टेट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मतलब कि जो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो आपका स्पीसीज बन रहा है, जो कि ट्रांजिशन स्टेट है, इसे आप अलग से सेपरेट नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली हाई होने की वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ये जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है सुटेबल कंडीशन मिलने पर। ठीक है, इसीलिए आप इसे आइसोलेट नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, नॉट आइसोलेट, आइसोलेटेड। इसे आप आइसोलेट नहीं कर पाते हो क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और बहुत कम समय के लिए जो स्टेट होता है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, या दूसरा कंडीशन, देखो एक बात ये है कि रिएक्टेंट आपका ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हो और फिर ट्रांजिशन स्टेट आगे चल के किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ठीक है, पहला रास्ता, पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हो सकता है कि रिएक्टेंट आपका पहले ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करे, और फिर ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के बाद में ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वह इंटरमीडिएट में चेंज हो जाए। किस में चेंज हो जाए, इंटरमीडिएट में चेंज हो जाए। और इंटरमीडिएट जो ये है आपका, ये फिर से ट्रांजिशन स्टेट टू में एग्जिस्ट, इंटरमीडिएट फिर से ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करे, और ट्रांजिशन स्टेट फिर ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। देखो, अगर आप बात करते हो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट के बारे में, इंटरमीडिएट, देखो इंटरमीडिएट का जो हिंदी मतलब होता है वह होता है मध्यस्थ, यौगिक, मध्यस्थ, मध्यस्थ यौगिक। ठीक है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो मध्य में बनता है, यानी जो बीच में बनता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो स्पीसीज बनता है, जो कि क्या होता है, काफी ज्यादा एनर्जेटिकली, इसकी जो एनर्जी होती है वह काफी हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है। और इसकी जो लाइफ टाइम होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाला वह स्पीसीज जिसकी एनर्जी काफी हाई होती है, और इसकी जो लाइफ टाइम होती है वह ट्रांजिशन स्टेट से ज्यादा होता है, यानी थोड़ा ज्यादा समय के लिए एग्जिस्ट करता है रिएक्शन में। क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है वो ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है, इसलिए जो इंटरमीडिएट होते हैं उसकी रिएक्टिविटी ट्रांजिशन स्टेट से कम होती है। और इसे आप क्या कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो। यानी आप रिएक्शन में, अगर रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन में रिएक्टेंट आगे चल के इंटरमीडिएट बना रहा है, अगर रिएक्टेंट आगे चल करके इंटरमीडिएट बना रहा है, तो इंटरमीडिएट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा
ट्रांजिशन स्टेट की तुलना में इंटरमीडिएट जो होते हैं कम रिएक्टिव होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। उतने टाइम में आप क्या कर सकते हो, ऐसे स्पीसीज को, इंटरमीडिएट स्पीसीज को आप आइसोलेट कर सकते हो। आइसोलेट करने का मतलब हुआ कि आप इसे रिएक्शन के दौरान सेपरेट कर सकते हो और पता कर सकते हो कि ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वह कौन सा स्पीसीज है, ठीक है। ये होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में डिफरेंस ये है कि देखो, ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है, और जबकि इंटरमीडिएट भी क्या बनता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है। लेकिन यहाँ पे लाइफ टाइम की बात करोगे तो लाइफ टाइम जो होता है इंटरमीडिएट का वह ज्यादा होता है इन कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। इसलिए इंटरमीडिएट को आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन के दौरान सेपरेट कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो स्पीसीज बन रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कौन सा स्पीसीज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, अगर मैं इस ग्राफ में इस एक्सिस पे मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखूं, क्या लिखूं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखूं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और इस एक्सिस पे मैं अगर एनर्जी को ड्रा करूं तो हमारा, मान लो सपोज दैट आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, कितनी है, इतनी एनर्जी है। ये आगे चल के रिएक्टेंट जो है आपका, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, और ट्रांजिशन स्टेट फिर आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आपका स्टेट है, इस स्टेट पे, इस एनर्जी पे ये जो स्पीसीज बन रहा है जिसकी एनर्जी इतनी है, जिसकी एनर्जी मान लो आपका ई डैश है, ये रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट ये आपस में कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से लूजली बॉन्डेड होंगे, इनके बीच में एनर्जी का आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पे एक स्टेट बनेगा जिसे आप बोलते हो ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हो, ट्रांजिशन स्टेट। ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट आपका पहले ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो और फिर ट्रांजिशन स्टेट सुटेबल कंडीशन मिलने पर प्रोडक्ट में आगे चल करके कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा आपका एक आपको ग्राफ मिलेगा। अगर मान लो कि इस तरीके का रिएक्शन नहीं हो रहा है, कि मतलब आपका रिएक्टेंट पहले ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हो रहा है फिर ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो तो दूसरा जो कंडीशन है रिएक्शन होने का वह ये है कि ये जो आपका यहाँ पे रिएक्टेंट है, इधर एनर्जी में ड्रा करूं और इधर मैं ड्रा करूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन ये है कि आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पहले ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करे, फिर एक ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट बनाए, फिर इंटरमीडिएट फिर आगे चल के ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो, फिर एक ट्रांजिशन स्टेट चल के आगे किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये है आपका रिएक्टेंट, ये है आपका ट्रांजिशन फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, और ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। तो इस तरीके से, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो स्पीसीज बनेगा वो कौन सा होगा, इंटरमीडिएट। क्या होगा, इंटरमीडिएट, 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 ठीक है। ये आपका इस तरीके से पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, कि रिएक्टेंट आपका पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाए, फिर ट्रांजिशन स्टेट आगे चल के रिएक्टेंट इंटरमीडिएट बनाए, इंटरमीडिएट फिर ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो, फिर आगे चल के ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये दो ग्राफ आपको मिलेंगे। अगर आप ड्रा करते हो किसी रिएक्शन के लिए, अगर आप ग्राफ ड्रा करते हो तो इस तरीके के दो ग्राफ आपके लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप बात करते हो टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट के, तो टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, तो हमारे सिलेबस में यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, तो हमारे सिलेबस में 6 टाइप के रिएक्टिव इंटरमीडिएट बताए गए हैं, 6 टाइप के। पहला आपका कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, दूसरा कार्बन आयन, कार्बन आयन, तीसरा फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, जो चौथा है आपका, जो चौथा आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो है कार्बीन,
कार्बीन। पांचवा जो है आपका है वो है नाइट्रीन। नाइट्रीन। जो छठवां है आपका वो है बेंजाइन। बेंजाइन। तो आपके सिलेबस में 6 टाइप के रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में चर्चा की गई है। कार्बोकैटायन क्या होता है? देखो, ऐसा कैटायन जिसमें कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हो आप? कार्बोकैटायन। ठीक है। कार्बो, कार्बो का मतलब कार्बन और कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। यानी ऐसा स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे स्पीसीज को बोलते हो आप कार्बोकैटायन। जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे ए कैटायन के ऊपर अगर कंसीडर करोगे आप, तो देखोगे यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो ए जो स्पीसीज है आपका क्या होगा? कार्बोकैटायन होगा। कार्बन आयन, अब नाम पता चल रहा है, कार्बे, कार्बे का मतलब वो कार्बन, और एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज। यानी ऐसा स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो, ऐसा स्पीसीज जिस ऐसा स्पीसीज, ऐसा निगेटिव चार्ज स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज हो, ऐसे स्पीसीज को बोलते हो आप कार्बन आयन। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल ऐसा स्पीसीज जिसमें, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो स्पीसीज विच हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन। और खास करके अगर कार्बन, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हो, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कार्बन के कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फ्री रेडिकल का एग्जांपल लेना चाहते हो, तो ये देखो आपका, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे इस तरीके का बनेगा, इस तरीके से। और इसके पास जो एक पी ऑर्बिटल होगा, इस पी ऑर्बिटल में एक आपका सिंगली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के पास इसकी कमी है। एक जो फ्री रेडिकल होते हैं वह कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं? अगर कार्बन केस में बात करोगे तो देखो, दो, दो चार, दो छह, एक सात, यानी 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। जो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी फ्री रेडिकल कितने, फ्री फ्री रेडिकल के पास में 7, फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल जो होते हैं वह 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। और जिस भी स्पीसीज के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वह कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। कार्बिन। कार्बिन क्या होता है? कार्बिन, कार्बिन ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, दो न्यूट्रल स्पीसीज। चूंकि हम यहाँ पे कार्बिन के बारे में आगे चल करके बहुत ही ज्यादा डीपली पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा एक मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं। तो दो न्यूट्रल स्पीसीज, देखो, फ्री रेडिकल भी क्या होते हैं? न्यूट्रल होती ही होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं। दो न्यूट्रल स्पीसीज इन विच कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। इन इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल। ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर के, कार्बन में, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे स्पीसीज को आप बोलते हो कार्बीन। जैसे सपोज है, ये है आपका कोई स्पीसीज। ठीक है। अब इस कार्बन के पास में देखो, अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है वह कितनी होती है? 4 होती है। अब दो वैलेंसी तो आपका एल्काइल ग्रुप से अटैच है। ठीक है। बाकी जो दो वैलेंसी बची, दो वैलेंसी में, इस दोनों पी ऑर्बिटल में आपके हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो, एक, या एक इलेक्ट्रॉन इसमें हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन, आप दोनों जो एक, आपकी जो पी ऑर्बिटल है, इस पी ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही पी ऑर्बिटल में हो, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, ये वैकेंट हो। ऐसा स्पीसीज देखो। अब इस स्पीसीज के बारे में देखोगे, ये न्यूट्रल है। अब इस स्पीसीज के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो दो इधर हो गए, दो इधर, 4, और दो दो 6। यानी इसके कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका क्या हो गया? कार्बीन हो गया। ठीक है। तो कार्बीन के, कार्बन जो होते हैं वह एक न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं जिसमें कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं। ये आपका जो है ट्रिपलेट कार्बिन है, और ये है सिंगलेट कार्बिन। ठीक है। कार्बिन दो टाइप के होते हैं, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। आगे चल करके हम पढ़ लेंगे।
ऐसे नाइट्रीन क्या होते हैं, नाइट्रीन ऐसे स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं जिसमें नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरीके का एग्जाम्पल है, देखो नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होता है वह 3 होता है, यानी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है विथ अदर एटम। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो किसी वजह से आपका केवल एक ही वैलेंसी नाइट्रोजन ने बना रखी है, तो नाइट्रोजन की केस में यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 5 5 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसने यूज कर लिया, बाकी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ क्या होंगे इसके पास, यानी 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर इसके पास होगा। कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे इस तरीके से। ठीक है, इसके पास कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, ये आपका इस तरीके से। और जब एक्साइटेड होगा तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये यहाँ पे चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो एक देखो ए वाला जो है आपका, ए मान लो कि आपका बना sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना, क्या बना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना। तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल क्या करेंगे, इसके जो sp3 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे भाई, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस एल्काइल ग्रुप के साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। बाकी इसके पास कितने बचे, 3 ऑर्बिटल बचे। ठीक है, 3 ऑर्बिटल में से एक ऑर्बिटल आपका खाली होगा, क्या होगा, खाली होगा। ओवरऑल फिर भी आपके इसके वैलेंस शेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 2 2 4 2 6, यानी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और बेंजाइन क्या होता है, बेंजाइन आपका ये भी एक इंटरमीडिएट, बेंजाइन भी क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है जिसमें बेंजीन जो होता है, बेंजाइन भी एक इंटरमीडिएट होता है जिसमें बेंजीन जो होता है वह ट्रिपल बॉन्ड बना के रखता है। क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बना के रखता है। तो दिस इज बेंजाइन, ये है आपका बेंजाइन। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन बेंजीन से ही होता है इस तरीके से। सॉरी, इसका फॉर्मेशन बेंजीन से ही होता है। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होता है। अगर मान लो बहुत कोई यहाँ पे अगर सपोज है आपका, यहाँ पे कोई क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन है, और यहाँ पे अगर हम इसको हम ट्रीट करवा दें विथ एन एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ में, तो क्या होगा, ये जो बेस है ये बेस यहाँ पे अटैक करेगा, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसका, ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये वाला यहाँ पे आपका को पता है जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड आयन एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, और यह जब यहाँ पे अटैक करेगा तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और यहाँ पे क्या बना लेगा, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेगा, और ये जो क्लोरीन है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से छूट के चला जाएगा। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, -H2O और -HCl, एक क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आगे चल के ये पोटेशियम के साथ अटैच हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो स्पीसीज बनेगा वो एक क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, जो किसी से क्या नाम दोगे आप, बेंजाइन नाम दोगे। ठीक है, तो बेंजाइन एक इंटरमीडिएट होता है ये भी, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब इंटरमीडिएट अनस्टेबल तो होती ही है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अनस्टेबल होते हैं, और इसे आइसोलेट नहीं किया जा सकता, इसे आइसोलेट नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता, आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, नॉट आइसोलेटेड। ठीक है, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट के बारे में। तो अब कार्बोकैटायन के बारे में बात करोगे, कार्बोकैटायन आपके बारे में बता ही दिया मैं, कि ऐसे स्पीसीज, ऐसे कैटायन है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसी स्पीसीज को बोलते हो आप कार्बोकैटायन। ठीक है, अब मान लो किसी वजह से अगर किसी कार्बन चेन में कार्बन जो है आपका किसी हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, किसी हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो कोई चेन है,
और उस चेन में कार्बन के साथ में कौन अटैच है आपका, कार्बन के साथ अटैच है आपका कोई हेलोजन। हेलोजन यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और या फ्लोरीन। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे एटम और ये सारे एलिमेंट आपके हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये देखो, अगर इस कार्बन और हेलोजन जो बॉन्ड है, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड, ये जो ग्रुप है कार्बन और हाइड्रोजन जो आपस में बॉन्डेड है, अगर इसका हम फिशन करवाएं, क्या करवाएं, फिशन। फिशन का मतलब तोड़ें। तो फिशन दो टाइप के होते हैं, होमोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक हेट्रोलिटिक फिशन। अगर मान लो होमोलिटिक फिशन होता है, क्या होता है, होमोलाइटिक फिशन होता है। तो होमोलाइटिक फिशन में क्या होता है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वह जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वह जो पार्टनर, जिन पार्टनर के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना होता है, वह वो पार्टनर अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन ने लगाया था इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन ने, तो एक कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा और एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा। ठीक है, जिसने जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए थे कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वो सारे वो सारे पार्टनर अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन रेडिकल और प्लस हाइड्रोजन रेडिकल। ठीक है, इस तरीके का फिशन होगा, फॉर्मेशन होगा इस विशेष का। अगर मान लो यही फिशन अगर आपका हेट्रोलिटिक फिशन हो गया, क्या हो गया, हेट्रोलाइटिक फिशन। तो हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या होगा, हेट्रोलाइटिक फिशन में एक जो आपका शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वह हेट्रोलाइटिक फिशन में जो आपका शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वह कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर ही ले लेता है कंप्लीटली अपने ऊपर। ठीक है, यानी इससे फिशन में, हेट्रोलाइटिक फिशन में क्या होता है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वह दोनों पार्टनर अपने अपने इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, जबकि केवल एक ही पार्टनर क्या करता है, पूरा का पूरा जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वह अपने ऊपर ले लेता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिशन हुआ और इस हेट्रोलिटिक फिशन के दौरान इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन ने अपने ऊपर कंप्लीटली ले लिया, तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लो ऐसा ना होकर के, अगर मान लो सपोज दैट ये शेयरिंग शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली हाइड्रोजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, तो हाइड्रोजन क्या बना लेगा, निगेटिव चार्ज, और कार्बन क्या बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके का होगा। ठीक है, अब बात करते हो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन का, तो मान लो किसी वजह से अगर आपका कोई एक कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वह इस तरीके का बनेगा, जिसमें क्या होगा आपका, और ये देखो, कार्बन के पास में कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, 4 में से 3 वैलेंसी इसकी कंप्लीट है, जो चौथी वैलेंसी है वह इसके परपेंडिकुलर प्लेन में इसका जो पी ऑर्बिटल होगा, जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, मतलब sp पी ऑर्बिटल जो होगा वो क्या होगा, ये देखो, ये जो एल्किल, ये आपका एल्काइल ग्रुप, ए एल्काइल ग्रुप और ए एल्काइल ग्रुप, ये और एक कार्बन, यानी ये चारों एटम होंगे ना, वह किसी पर्टिकुलर प्लेन में होंगे, क्या होंगे, किसी पर्टिकुलर प्लेन में होंगे। ठीक है, ये चारों के चारों एटम एक प्लेन में पाए जाएंगे, और इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका जो होगा वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, क्या होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, इसके परपेंडिकुलर प्लेन के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो ऑर्बिटल होगा वह पी ऑर्बिटल होगा। यानी ये जो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको पता है कैसे आप निकालते हो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप क्या करते हो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस कार्बोकैटायन की अगर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करोगे, तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड
और यह लोन पेयर तो है नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि थ्री। अब थ्री कोऑर्डिनेशन नंबर से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनता है? sp2। ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह क्या होगा? sp2। क्या होगा? sp2 होगा। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। देखो, यहाँ पे तीन एजेस हैं, ठीक है, और तीनों एज जो है एक प्लेन में है, इसीलिए इसका नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो एक प्लेन प्लेन में है। ठीक है, इसको और कट करोगे तो चारों एटम कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्राइगोनल प्लेनर, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ये ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे एक आपको रूल के बारे में मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। वो रूल है आपका ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या बोलता है? ब्रेड्स रूल बोलता है कि किसी भी ब्रेड्स रूल क्या बोलता है कि इस ब्रिज हेड पोजीशन पे आपका कोई भी कार्बोकैटायन या डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे स्टेट में क्या होता है, स्पीसीज जो होते हैं वह अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ब्रेड्स रूल से दैट एट ब्रिज हेड पोजीशन एट ब्रिज हेड पोजीशन ब्रिज हेड पोजीशन नो कार्बोकैटायन नो कार्बोकैटायन नो कार्बोकैटायन नो कार्बोकैटायन और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कैन एग्जिस्ट बिकॉज बिकॉज it is unstable it is unstable in this stage in this stage in this stage in this stage। ठीक है, ब्रेड्स रूल बोलता है कि किसी भी ब्रिज है ब्रेड्स रूल बोलता है कि किसी भी ब्रेड सॉरी ब्रेड्स रूल बोलता है कि किसी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे न तो कार्बोकैटायन बन सकता है और न ही डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। ब्रिज हेड पोजीशन पे न तो कार्बोकैटायन बनेगा और न ही डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर इस केस में क्या होता है कि जो जो स्टेट जो मॉलिक्यूल बनता है वह अनस्टेबल होता है। इस कारण से किसी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे न तो आपको कार्बोकैटायन बनेगा न आपका डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे सपोज दैट आपका, अगर मैं बात करूं बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन, अगर मैं इस कंपाउंड के बारे में बात करूं बाईसाइक्लो 2,2 हेप्टेन, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, इस तरीके का ये है आपका बाईसाइक्लो। अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके का बनेगा। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके का बनता है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम है बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो इसलिए क्योंकि एक रिंग यहाँ पे बन रहा है, एक साइकिल यहाँ पे बन रहा है और एक साइकिल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाईसाइक्लो। ठीक है, देखो आप यहाँ से काउंट करो तो एक साइकिल इधर बन रहा है, एक साइकिल इधर बन रहा है, तो ठीक है, तो बाईसाइक्लो। देखो ए है आपका, ए कौन सा पोजीशन है? ये ए पोजीशन और ए पोजीशन, ये दोनों पोजीशन कैसे पोजीशन है? आपके ब्रिज हेड पोजीशन है। कैसे है? ब्रिज हेड पोजीशन। ब्रिज हेड पोजीशन। ब्रिज हेड पोजीशन क्यों बोला गया? ब्रिज हेड पोजीशन इसलिए बोला गया क्योंकि इस पोजीशन से आपके दो जो जो दो रिंग है वो दोनों रिंग आपस में ज्वाइंट है। एक रिंग आपका ए वाला हो गया और दूसरा रिंग जो है आपका ए वाला हो गया। ठीक है,
तो दो रिंग जिस पोजीशन से जुड़े होते हैं, दो या दो से ज्यादा रिंग, दो या दो से ज्यादा रिंग जिस पोजीशन से जुड़े होते हैं, उस पोजीशन को बोलते हो आप ब्रिज हेड पोजीशन। क्या बोलते हो? ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज का मतलब जोड़ने वाला। तो दो रिंग को जोड़ने वाला जो पोजीशन होता है उसे क्या बोलते हैं? दो या दो से ज्यादा रिंग को आपस में कनेक्ट करने वाला जो पोजीशन होता है उसे बोलते हो आप ब्रिज हेड पोजीशन। क्या बोलते हो? ब्रिज हेड पोजीशन बोलते हो। ठीक है, तो ये है आपका ब्रिज हेड पोजीशन। अब इस ब्रिज हेड पोजीशन में, यहाँ पे ब्रिज हेड पोजीशन के बगल में, ठीक है, क्या क्या बोलता है? ब्रेड्स रूल क्या बोल रहा था? ब्रेड्स रूल बोल रहा था कि ब्रिज हेड पोजीशन पे कोई भी कार्बोकैटायन या डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप ये सोचते हो कि ये आपका बाईसाइक्लो 2,2,1, देखो, अच्छा 2,2 कहाँ से आया? तो टू इसलिए आया क्योंकि इस ब्रिज हेड पोजीशन के अगर इधर आप देखोगे, एक ए और एक ए, यानी दो कार्बन है ना, इसलिए यहाँ पे दो आया। और इस डबल बॉन्ड के इधर देखोगे, इस ब्रिज हेड पोजीशन के इधर देखोगे तो इधर भी दो कार्बन है, तो दो इधर हो गया। और एक इसके अबव द प्लेन, ये जो पोजीशन है इसके ऊपर एक सेंटर है, तो एक इसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, बाकी टोटल कितने कार्बन है इसमें? 7 कार्बन है। तो 7 से क्या बनता है? हेप्ट बनता है। क्या बनता है? हेप्ट बनता है। क्योंकि ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है, वह हाइड्रोकार्बन कैसा है? सेचुरेटेड है। और सेचुरेटेड होने के लिए यहाँ पे क्या लगता है? सफिक्स के रूप में एन लगता है, तो हेप्टेन बन गया। तो ये है। अगर आप ये सोचते हो कि इस बाईसाइक्लो अगर आप ये सोचते हो इस बाईसाइक्लो 2,2 हेप्टेन में, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज अगर आप लाना चाहते हो तो ये आपका स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो, ब्रिज हेड पोजीशन जो होता है वह ज्वाइंट करता है दो या दो से ज्यादा रिंग को आपस में। और इस पोजीशन पे जो अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ऐसे ऐसे केस में ये जो स्पीसीज होता है वह हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल होने के नाते ये स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या नहीं करता है? स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो वही कह रहा था कि किसी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे, ब्रेड्स रूल यही तो बोल रहा था कि किसी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकैटायन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, ए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो सकता है, 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 लेकिन आप इसके ब्रिज हेड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं ला सकते। ठीक है, क्योंकि ऐसे केस में एक स्पीसीज क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। या अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इस बाईसाइक्लो 2,2 हेप्टेन में, या आप ऐसा अगर सोचते हो कि यहाँ पे बाईसाइक्लो 2,2 हेप्टेन में, यहाँ पे अगर आप डबल बॉन्ड लाना चाहते हो तो ये डबल बॉन्ड नहीं लाया जा सकता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन से कौन जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। जबकि क्या क्या बोलता है? ब्रिट्स रूल बोलता है कि किसी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे न तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया जा सकता है और न ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, सो ये जो आपका स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे ब्रिज हेड पोजीशन पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, ये था आपका ब्रेक रूल। ठीक है, जिसके हिसाब से किसी भी ब्रिज हेड पोजीशन पे न तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है न ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि ऐसे स्टेट में जो मॉलिक्यूल बनता है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में बात करें। जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है,